हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि मेरा नाम गुड़िया चौधरी है और हम पिछले भी कई वीडियो डाल चुके हैं जो कुछ सुविधाओं की असुविधाओं की वजह से उतना अच्छा नहीं वीडियो बना था। तो आज हम लोग बढ़िया से बनाएंगे और रेगुलर क्लास को करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में पहला क्लास जो हम लोग का होगा वो होगा भारत का सामान्य परिचय। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत का सामान्य परिचय। तो पहले देखते हैं हम लोग भूगोल। भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम लोग देखते हैं भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। भूगोल जिसको हम लोग इंग्लिश में जियोग्राफी बोलते हैं। जियोग्राफी यहाँ पे हम लोग देखेंगे जियो। जियो का जो अर्थ होता है, अर्थ है पृथ्वी। जियो का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, और अर्थ का जो मीनिंग होता है वो पृथ्वी होता है। पृथ्वी होता है और जियोग्राफी होता है, इसका जो अर्थ होता है वह डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन इसका जो मीनिंग निकलता है वह वर्णन करना होता है। वर्णन करना। इस प्रकार जो जियोग्राफी शब्द है उसका जो अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, जियोग्राफी या भूगोल कहलाता है। इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो भूगोल शब्द है संस्कृत भाषा की, जो भूगोल शब्द है किस भाषा से, संस्कृत भाषा से भूगोल शब्द संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा के भू प्लस गोल से हुआ है। गोल से हुआ है। भू का जो अर्थ होता है वह पृथ्वी होता है। भू का अर्थ पृथ्वी होता है और जो गोल है वो गोल का अर्थ होता है वो गोलाकार होता है। गोलाकार होता है। तो पृथ्वी का अध्ययन जो भूगोल है वह संस्कृत शब्द के भू प्लस धन गोल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी गोल गोल है या गोलाकार है। देखते हैं हम लोग इसकी सही से परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। पृथ्वी पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना भूगोल कहलाता है। भूगोल कहलाता है। या हम लोग देख सकते हैं कि मानव की आवाज के रूप में मानव के मानव के आवाज के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। हम लोग देखेंगे जियोग्राफी। जियो का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, अर्थ का मीनिंग पृथ्वी है। और ग्राफी ग्राफी का जो अर्थ होता है और डिस्क्रिप्शन होता है, और डिस्क्रिप्शन का जो मीनिंग निकलता है वह वर्णन करना होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो भूगोल शब्द है वह संस्कृत भाषा के भू प्लस गोल से लिया गया है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ है गोलाकार। इस प्रकार पृथ्वी गोलाकार है। इसका हम इसकी सही से परिभाषा देख लेते हैं। पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना
भूगोल कहलाता है, या मानव के आवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना भी भूगोल कहलाता है। इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं जो भूगोल मतलब जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, और भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, और भूगोल और मानव भूगोल के जनक कौन है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो हम देखते हैं जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। तो जो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। किया था। तो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो भूगोल है उनके जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक जो है इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहता है, भूगोल का जनक जनक भी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। देखिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। और भूगोल का जनक या भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। तो देखते हैं हम लोग मानव भूगोल के पिता, तो मानव भूगोल के जो पिता है किसे कहा जाता है, तो मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक फ्रेडरिक रेटजेल फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। उसको हम लोग देख लेते हैं जो आधुनिक भूगोल है, आधुनिक भूगोल उसके पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भूगोल के पिता आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो आप लोग लिखेंगे अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ट को कहा जाता है। तो आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ट को कहा जाता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। उसका देख लेते हैं
भूगोल का जन्म किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, या मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक निटजिल को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ट को कहा जाता है। इसका हम लोग देख लेते हैं। जो भारत का नामकरण है, भारत का नाम भारत कैसा पड़ा और भारत के कुल कितने नाम हैं, तो उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहले हम इसे मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं भारत का नामकरण। हमारा भारत, भारत के कुल कितने नाम हैं? तो भारत के कुल 5 नाम हैं। वो देख लेते हैं। पहले तो भारत है, उसके बाद इंडिया, इंडिया उसके बाद आ जाएगा आर्यव्रत, आर्यव्रत उसके बाद आ जाएगा इंडिया, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप इसके बाद आ जाएगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो भारत के कुल कितना नाम है? तो भारत के कुल 5 नाम है। यहाँ देखते हैं भारत के कुल कितने नाम है। भारत के कुल 5 नाम है। इंडिया, इंडिया जो है मतलब किसके नाम पर पड़ा था? तो इंडिया जो है यूनानी शब्द इंडोई, भारत के कितने नाम है? तो भारत के कुल 5 नाम है। पहले हम लोग देख लेते हैं इंडिया, इंडिया कैसे पड़ा था? तो यूनानी शब्द इंडोई से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इस शब्द से यूनानी शब्द, यूनानी शब्द इंडोई, यूनानी शब्द इंडोई से इंडिया किस कैसे पड़ा था? यूनानी शब्द इंडोई से इंडिया का नाम मतलब भारत का नाम इंडिया पड़ा था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आर्यव्रत। तो आर्यव्रत किसके नाम पर पड़ा था? तो जो उत्तर में बसने वाले आर्यों के नाम पर, उत्तर में बसने वाले, उत्तर में नहीं लिख लेंगे हम लोग, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, उत्तर भारत में बसने वाले, बसने वाले आर्यों के नाम पर देखते हैं हम लोग। आर्यव्रत, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यव्रत, नाम पर आर्यव्रत पड़ा था, व्रत पड़ा था। तो आर्यव्रत मतलब भारत का नाम आर्यव्रत कैसे पड़ा था? तो उत्तर में बसने वाले आर्यों के नाम पर हमारे देश का नाम आर्यव्रत पड़ा था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कैसे पड़ा था? तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम ईरानियों या पारसियों के द्वारा और फिर हिंदुस्तान की संज्ञा दी गई थी।
हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान कैसे पड़ा था। सर्वप्रथम ईरानियों या पारसियों के द्वारा हिंदुस्तान की संज्ञा दी गई थी। तो हम लोग देख लेते हैं इंडिया। यूनानी शब्द इंडोए से इंडिया की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्यव्रत, उत्तर में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यव्रत पड़ा था। तो देखते हैं हिंदुस्तान, सर्वप्रथम ईरानियों या पारसियों के द्वारा हिंदुस्तान की संज्ञा दी गई थी। उसका हम लोग देख लेते हैं जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप का जो उल्लेख है वो पुराणों में मिलता है। तो जम्बू द्वीप का उल्लेख पुराणों में मिलता है। पुराणों में मिलता है। तो जम्बू द्वीप का उल्लेख किसमें मिलता है? जम्बू द्वीप का उल्लेख पुराणों में मिलता है। पुराणों में अगर पूछ ले कि मतलब किस काल में मिलता है, तो पुराणों में बौद्ध काल में जम्बू द्वीप का उल्लेख मिलता है। बौद्ध काल में। तो देखिए भारत, भारत नाम कैसे पड़ा था? तो आर्यों के शक्तिशाली राजा, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, भरत के नाम पर भारत पड़ा था। भारत पड़ा था। एक बार फिर हम लोग इसको देख लेते हैं। इंडिया यूनानी शब्द से हुआ था। आर्यव्रत, उत्तर में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यव्रत पड़ा था। उसके अंदर देखते हैं भारत, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। उसके बाद देखते हैं हिंदुस्तान, सर्वप्रथम ईरानियों या पारसियों के द्वारा हिंदुस्तान की संज्ञा दी गई थी। जम्बू द्वीप, पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है, वो भी बौद्ध काल में मिलता है। इस प्रकार भारत के कुल 5 नाम हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत की अवस्थिति और स्थिति। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस कटिबंधीय में स्थित है? तो पहले हम इसे मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे मिटाते हैं। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। आप लोग हेडी डाल लीजिए, भारत की अवस्थिति और स्थिति। भारत की अवस्थिति व स्थिति। और स्थिति, तो ये हमारा पृथ्वी है। ये हमारा पृथ्वी हो गया। ये 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री रेखा, या इसे हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा। ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों को हम लोग अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। इन लाइनों को अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। अक्षांशीय रेखा है। और जो इधर से लाइनें हैं, इन लाइनों को हम लोग देशांतरी रेखा बोलते हैं।
देशांतरी रेखा जो हम लोग का 0 डिग्री रेखा है और ये हम लोग का 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। अक्षांशीय रेखा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो है इधर का जो है इसे हम लोग पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। पूर्वी गोलार्ध और इधर वाले रेखा को हम लोग पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। पश्चिमी गोलार्ध और जो 0 डिग्री के दक्षिण में है इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और जो उत्तर में है इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। जो 0 डिग्री के उत्तर में इसे क्या बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध ये हम लोगों का पृथ्वी है और यह 0 डिग्री रेखा है। इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसके और भी नाम है जैसे बृहद वृत्त हो गया, इक्वेटर हो गया। तो इन नामों से हम लोग 0 डिग्री रेखा को जानते हैं। उसके बाद जो लाइनें हमने खींची है अक्षांशीय रेखा है। जो ये लाइनें हैं वो देशांतरी रेखा है। इस प्रकार जो 0 डिग्री के उत्तर में जो लाइनें हैं वह उत्तरी अक्षांशीय रेखा है और जो 0 डिग्री के दक्षिण में खींची गई लाइनें हैं उन्हें हम दक्षिणी अक्षांशीय रेखा कहते हैं। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। भारत की जो अवस्थिति है वह यही कहीं पे आएगी। तो हम लोग इसको अलग से फिर बनाकर देख लेते हैं बढ़िया से। पहले आप लोग इसे बना लीजिए, उसके बाद हम इसे रफ कर देते हैं। तो देखते हैं हमारा पृथ्वी है 0 डिग्री रेखा है और ये लोग का अक्षांशीय रेखा था। दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध है। इधर हम आप लोग को बता दिए थे कि इधर की जो रेखाएं हैं देशांतरी रेखाएं हैं। जो इस रेखा के पूर्व में है उसे पूर्वी देशांतरी रेखा कहते हैं। जो इस रेखा के पश्चिम है उसे पश्चिमी देशांतरी रेखा बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसे हम लोग स्थली गोलार्ध भी बोलते हैं। स्थली गोलार्ध भी कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। जलीय गोलार्ध कहा जाता है। जलीय गोलार्ध कहा जाता है। इसको हम लोग देखते हैं। ये 0 डिग्री रेखा है। यही कहीं से 23.5 डिग्री रेखा गुजरती है। यह 30 डिग्री रेखा है। उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। उसके बाद देखते हैं 23.5 डिग्री रेखा है। जो ये रेखा है इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यहीं पे हमारा भारत आ जाएगा।
मान लीजिए हम लोग का भारत है, इसी सही से इसका मैप नहीं बन पा रहा है छोटा सा, ये हमारा भारत है। तो हम लोग देखेंगे कि 0 डिग्री के उत्तर में भारत है और जो देशांतरी रेखा है, देशांतरी रेखा के पूर्व में भारत है। इस प्रकार जो भारत की अवस्थिति है वह उत्तर और पूर्वी दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में पाया जाता है? भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। भारत की अवस्थिति अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध पाया जाता है। फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं, ये 0 डिग्री रेखा है। 0 डिग्री के उत्तर में जो रेखाएं हैं उन्हें हम उत्तरी अक्षांशीय रेखा बोलते हैं, और जो जिसे हम उत्तरी गोलार्ध भी बोलते हैं, इसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध को हम लोग अक्षीय गोलार्ध भी कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं। ये साढ़े 23 डिग्री रेखा है जिसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और भारत की जो अवस्थिति है वो भारत की जो अवस्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं जो भारत है वो किस कटिबंधी में स्थित है, या जो देशांतरी रेखाएं हैं कुल कितनी है और अक्षांशीय रेखाएं कुल कितनी है। तो एक बार हम लोग इसे आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद तब बताते हैं। कुल अक्षांशीय रेखा कुल अक्षांशीय कुल अक्षांशीय रेखा कितनी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कुल देशांतरी रेखा कितनी है? देशांतरी रेखा रेखाएं लिख लेते हैं। कुल देशांतरी रेखा, तो कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती हैं? तो कुल अक्षांशीय रेखा 181 होती है। 181 होती है जिसमें 0 डिग्री रेखा भी शामिल है। 181 होती है जिसमें जिसमें 0 डिग्री रेखा भी शामिल है। रेखा भी शामिल। कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती हैं? तो कुल अक्षांशीय रेखाएं 181 होती हैं जिसमें 0 डिग्री रेखा भी शामिल है। उसका हम देखते हैं कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी हैं। तो कुल अक्षांशीय रेखाएं 360 है। कुल अक्षांशीय रेखा कितनी है? कुल अक्षांशीय रेखाएं 300। देशांतरी कुल देशांतरी रेखाएं हैं 360 है। उसके बाद हम देखते हैं एक अक्षांशीय रेखा में कितने किलोमीटर होते हैं। तो एक अक्षांशीय रेखा में एक अक्षांशीय रेखा में कितने किलोमीटर होते हैं? तो एक अक्षांशीय रेखा में 111 किलोमीटर होते हैं। 111 किलोमीटर। तो कुल अक्षांशीय रेखा 181 है और कुल देशांतरी रेखा 360 है, और एक अक्षांशीय रेखा में 181 101 किलोमीटर होता है। कुल अक्षांशीय रेखा एक अक्षांशीय रेखा में कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो भारत है उसका आकार कैसा है और किस तटबंधी में स्थित है। तो आज हम लोग का पहला क्लास था, तो इसलिए हम लोग कुछ टाइम के लिए मतलब आधा घंटा के लिए ही किए हैं। उसके बाद अगली क्लास कंटिन्यू होगी जो पूरे समय के लिए होगी। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।